हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच ऑडियो बुक। आज हम लोग स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए कि नर्मदा नदी की घाटी में खुदाई चल रही हो। हाँ। और अचानक वहां मिट्टी के नीचे से एक ऐसी खोपड़ी मिले जो पूरे 5 लाख साल पुरानी हो। अरे बाप रे, 5 लाख साल। है ना? या फिर सोचिए कि किसी घने जंगल के बीच एक ऐसी गुफा में कदम रखा जाए जहां इंसानों ने लगातार 1 लाख साल तक दीवार पर अपनी कहानियां उकेरी हों। ये तो किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन ठीक यही है। मतलब हम भारतीय इतिहास के पाषाण काल का एक बहुत ही रोचक और विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम सिर्फ तारीखों या पत्थरों को नहीं रटने वाले हैं, बल्कि ये समझेंगे कि आदि मानव ने उस बर्फीले युग से लेकर अपनी पहली धातु की खोज तक का सफर कैसे तय किया। जी। और इस सफर में हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं जो इन सारे बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर हमारे सामने मानव विकास की एक बड़ी तस्वीर पेश करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इतिहास न केवल ये जानने का विषय नहीं है कि अतीत में क्या हुआ था, बिल्कुल। बल्कि ये समझने की कोशिश है कि वह क्यों और कैसे हुआ। मतलब बदलते मौसम और खतरनाक जानवरों के बीच, और वो भी बिना किसी आज जैसी सुविधा के। हाँ बिल्कुल, सीमित संसाधनों के बीच हमारे पूर्वजों ने जो तकनीकी और मानसिक विकास किया, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सही बात है। पाषाण काल के जो खुरदुरे पत्थर है ना, वो असल में मानव सभ्यता की पहली किताबें हैं। बस हमें उन्हें पढ़ने का तरीका आना चाहिए। चलिए इस पूरे विषय की परतें खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत आज से लगभग 5 लाख साल पहले होती है। यह आइस एज यानी प्लिस्टोसीन युग था। पूरी पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ और ग्लेशियरों से ढका हुआ था। जी। और इंसान का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। मतलब वो केवल एक खानाबदोश शिकारी था। हाँ, लगातार घूमता रहता था। अगर हम भारत के शुरुआती मनुष्यों की बात करें तो उन्हें निग्रीटो प्रजाति का माना जाता है। बिल्कुल, निग्रीटो। लेकिन मुझे यहाँ उनके औजारों के बारे में जानना है। मतलब कहा जाता है कि वे कुल्हाड़ी, क्लीवर और चॉपर जैसे बहुत ही भारी और भद्दे औजार बनाते थे। हाँ, बिना पॉलिश किए हुए। वही तो। और ये क्वार्ट्जाइट नाम के पत्थर से बनते थे, इसीलिए इन लोगों को क्वार्ट्जाइट मैन भी कहा गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक खुरदरे और भद्दे पत्थर से सच में कोई शिकार किया जा सकता है? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, क्वार्ट्जाइट का जो चुनाव था ना, वो कोई संयोग नहीं था। अच्छा। ये एक बेहद सख्त पत्थर होता है जो आसानी से टूटता या घिसता नहीं है। अब सोचिए, एक शुरुआती इंसान के लिए जिसे एक बड़े जानवर की बहुत मोटी खाल उधेड़नी हो जी। या फिर उसकी हड्डियां तोड़कर अंदर से मर जाने चाहे हो, उसके लिए एक भारी और मजबूत पत्थर ही सबसे कारगर हथियार था। मतलब उन्हें खूबसूरती नहीं बल्कि मजबूती चाहिए थी। बिल्कुल। और भारत में इस पूरे कालखंड को समझने में एक बहुत बड़ा मोड़ 1863 में आया। अच्छा, क्या हुआ था तब? रॉबर्ट ब्रूसफुट नाम के एक भूविज्ञानी थे जो तमिलनाडु के पल्लवरम में सर्वेक्षण कर रहे थे। वहां उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला जो प्राकृतिक रूप से टूटा हुआ नहीं था, बल्कि उसे बहुत ही सलीके से छीलकर एक हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी का आकार दिया गया था। अरे वाह! हाँ, ये भारत में खोजा गया पहला पुरापाषाण उपकरण था और इसी ने साबित किया कि लाखों साल पहले यहाँ भी मानव बसाल था। ये तो बहुत ही रोमांचक है कि किसी को जमीन पर पड़ा एक पत्थर मिले और वो पूरे इतिहास की टाइमलाइन ही बदल दे। सच में। इसके अलावा मैंने सुना है महाराष्ट्र के बोरी को सबसे पुराना ज्ञात स्थल माना जाता है। जी, बोरी का महत्व बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं नर्मदा घाटी वाले उस जीवाश्म के बारे में जानना चाहती हूँ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। हाँ, हथनोरा वाला जीवाश्म। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के हथनोरा से दक्षिण एशिया का एकमात्र मानव पूर्वज का जीवाश्म मिला है, जिसे होमो इरेक्टस या आर्केक होमो सेपियंस की खोपड़ी कहा जाता है। ये भारी भरकम वैज्ञानिक शब्द असल में क्या मायने रखते हैं? अगर इन शब्दों को हम बहुत ही सरल भाषा में समझें तो होमो इरेक्टस का सीधा सा मतलब है वो इंसान जिसने पहली बार 2 पैरों पर सीधे खड़े होकर चलना सीखा था। अच्छा, मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई थी। बिल्कुल। और आर्केक होमो सेपियंस का मतलब है आधुनिक इंसानों की प्रजाति का एक बहुत ही शुरुआती या कह लें कि प्राचीन संस्करण। मतलब हमारे परदादा के परदादा के परदादा। हाँ, कुछ वैसा ही।
उनकी खोपड़ी की बनावट हमसे थोड़ी अलग थी, दिमाग का आकार शायद थोड़ा छोटा रहा होगा, लेकिन वो सोचने और समझने में पूरी तरह सक्षम थे। अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये किसी वीडियो गेम के सर्वाइवल मोड के लेवल 1 जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। मतलब इंसान के पास न घर है, न खेती है, न पहिया है, वो बस किसी तरह खतरनाक जंगली जानवरों और जमा देने वाली ठंड से खुद को बचा रहा था। जी। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या वे सच में सिर्फ किसी तरह दिन ब दिन अपनी जान बचा रहे थे या उनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा था? यहाँ पर ना हथनोरा की खोपड़ी और जो पल्लवरम के औजार हैं वो एक बहुत ही गहरी कहानी बताते हैं। वो कैसे? अगर आप पल्लवरम से मिले औजारों को ध्यान से देखें तो वे सममित हैं, मतलब सिमेट्रिकल हैं। अच्छा, दोनों तरफ से एक जैसे हैं। हाँ, अब एक सममित औजार बनाने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पत्थर पर किस कोण से और कितनी ताकत से चोट करनी है, ताकि दोनों तरफ एक जैसा आकार आ सके। इसके लिए योजना बनानी पड़ती है और दिमागी कौशल की जरूरत होती है। ये तो है, कोई रैंडम चोट से तो वो आकार नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं। और साथ ही उस समय जो विशाल जानवर हुआ करते थे, उनका शिकार कोई एक इंसान अकेले तो कर नहीं सकता था। हाँ, हाथी या गैंडे को अकेले कैसे मारेंगे? वही हथनोरा के साक्ष्य इशारा करते हैं कि ये कोटजाइट मैन केवल डर कर भागने वाले जीव नहीं थे, वे समूहों में संगठित होकर काम कर रहे थे। मतलब टीम वर्क चल रहा था। हाँ, एक दूसरे को निर्देश देने के लिए किसी न किसी तरह के शुरुआती संवाद का विकास हो रहा था। तो ये सर्वाइवल का लेवल 1 जरूर था, लेकिन इसी लेवल में इंसान ने टीम वर्क और रणनीतिक सोच की मजबूत नींव रख दी थी। तो इसका मतलब है कि सर्वाइवल की इस जद्दोजहद के बीच इंसान ने खुद को अभिव्यक्त करना भी सीख लिया था। जी। और अभिव्यक्ति की ये बात हमें सीधे भीमबेटका की उन रहस्यमय गुफाओं तक ले जाती है। ये एक तरह से कला का उदय था। भीमबेटका तो मतलब अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला में स्थित इन गुफाओं की खोज 1957 में वीएस वाकणकर ने की थी। हाँ, वाकणकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। मतलब यहाँ 1 लाख साल पहले से लेकर 1000 ईस्वी तक लगातार मानव बसाव रहा। जी, 1 लाख साल बहुत बड़ा समय होता है। और अपर पैलियोलिथिक काल में उन्होंने वहाँ हरे और गहरे लाल रंग से बाइसन, बाघ और गेंडे जैसे बहुत ही विशाल जानवरों के चित्र बनाए। लेकिन मुझे यहाँ एक बात पर थोड़ा संदेह होता है। क्या? मतलब जब दिन भर आपको शिकार करना है, खुद को जंगली जानवरों से बचाना है, तो क्या ये चित्र केवल खाली समय की कलाकारी थे? क्या कोई आदि मानव सच में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए चट्टानों पर बैठकर पेंटिंग कर रहा था? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर भीमबेटका के 700 से अधिक रॉक शेल्टर्स का हम गहराई से अध्ययन करें ना जी, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। वहां कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहां इंसान कभी रहे ही नहीं। अच्छा? मतलब वहां न तो आग जलाने की कोई राख मिली है, न खाने के अवशेष मिले हैं और न ही कोई पत्थर के औजार। तो फिर? लेकिन उन खाली गुफाओं की दीवारों पर भी चित्र बने हुए हैं। ये तो बहुत अजीब बात है। अगर वहां कोई रहता ही नहीं था तो पेंटिंग क्यों की गई? इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ये चित्र केवल सजावट या खाली समय बिताने का कोई साधन नहीं थे। तो फिर क्या थे? ये संभवतः रास्ते बताने वाले सिग्नल थे या फिर शिकार के दौरान आने वाले खतरों से आगाह करने वाली कोई आदिम चेतावनी प्रणाली थी। ओहो, मतलब एक वार्निंग सिस्टम। बिल्कुल। भीमबेटका में लाल और हरे रंग बनाने के लिए वो लोग हेमेटाइट जैसे खनिजों को पीसकर उनमें जानवरों की चर्बी मिलाते थे। अच्छा, ताकि वो परमानेंट हो जाए। हाँ, ताकि रंग चट्टान पर लंबे समय तक टिका रहे। कुछ चट्टानों पर तो पेंटिंग्स की 20-20 परतें मिली हैं। 20 परतें? एक के ऊपर एक? हाँ, यानी एक पीढ़ी ने चित्र बनाया, फिर हजारों साल बाद दूसरी पीढ़ी ने उसी के ऊपर अपनी नई कहानी उकेरी। शुरुआती चित्रों में जानवर बहुत विशाल और खूंखार दिखते हैं और इंसान बहुत छोटा सा दिखता है। अच्छा। ये प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और उनके डर दोनों को स्पष्ट दर्शाता है। यार, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि 10,000 साल पहले कोई गुफा की दीवार पर अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विजुअल गाइड बुक लिख रहा था। बिल्कुल, वो एक एनसाइक्लोपीडिया छोड़कर गए हैं। इसके बाद हमारी इस टाइमलाइन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और वो है जलवायु परिवर्तन। हम पूरा पाषाण काल से निकलकर सीधे मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज में प्रवेश करते हैं। जी। होलोसीन युग की शुरुआत। हाँ, आइस एज खत्म हो जाता है और होलोसीन युग की वो गर्मी शुरू होती है।
पूरा का पूरा पर्यावरण बदल जाता है। सब कुछ बदल गया। विशाल और सुस्त जानवरों की जगह अब हिरण और खरगोश जैसे तेज दौड़ने वाले छोटे जानवरों ने ले ली थी। जी, अब जाहिर है कि एक भारी भरकम हाथ की कुल्हाड़ी से तेज दौड़ते हिरन का शिकार तो नहीं किया जा सकता है ना? बिल्कुल नहीं, वो तो भाग जाएगा। तो इसलिए इंसानों को अपनी तकनीक बदलनी पड़ी। औजारों का आकार घटकर महज 1 से 5 सेंटीमीटर तक रह गया। जी, इन छोटे और बेहद नुकीले औजारों को माइक्रोलिथ्स कहा गया। बिल्कुल सही कहा आपने। जलवायु परिवर्तन ने वहां की वनस्पतियों और जीवों को पूरी तरह बदल दिया था। और इंसान की सबसे बड़ी खूबी ही उसका अनुकूलन है, यानी अडेप्टेबिलिटी। जब शिकार छोटे और तेज हो गए तो इंसान ने भी चर्ट और चाल्सिडोनी जैसे नए पत्थरों से माइक्रोलिथ्स बनाए। और इन छोटे पत्थरों को वो सीधे हाथ से नहीं पकड़ते थे, बल्कि इन्हें किसी लंबी हड्डी या लकड़ी के डंडे के सिरे पर फंसाकर तीर, भाले और हंसिया का रूप दिया गया। अच्छा, अगर इसे आज की भाषा में कहा जाए तो माइक्रोलिथ्स उस समय के स्विस आर्मी नाइफ थे। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब एक ही तकनीक से आप शिकार भी कर सकते हैं, पेड़ भी काट सकते हैं और बाद में अपना अनाज भी काट सकते हैं। इसी काल में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। मतलब पहली बार पशुपालन की शुरुआत हुई। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी। कहा जाता है कि सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था और उसके बाद भेड़ बकरियां पाली गईं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कुत्तों को ही सबसे पहले क्यों चुना गया? मतलब गाय या भैंस क्यों नहीं, जिनसे दूध मिल सकता था? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, शुरुआती इंसान अभी भी मुख्य रूप से एक शिकारी ही था। अच्छा। उसे ऐसे साथी की जरूरत थी जो शिकार में उसकी मदद कर सके। कुत्तों की जो सूंघने और सुनने की क्षमता होती है वो इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। ये तो है। वे शिकार को आसानी से ट्रैक कर सकते थे, तेज दौड़ने वाले जानवरों को घेर सकते थे और रात में किसी खूंखार जानवर के आने पर भौंककर पूरी बस्ती को चेतावनी दे सकते थे। मतलब वो एक अलार्म सिस्टम की तरह भी काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये एक तरह की रणनीतिक साझेदारी थी। राजस्थान का बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है, जहां से पशुपालन के सबसे पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में भी पशुपालन के बहुत ही प्रारंभिक सबूत मिलते हैं। तो मतलब धीरे धीरे भेड़ बकरियों पालने का चलन भी शुरू हुआ। हाँ, जिसका सीधा सा मतलब था कि अब उनके पास एक सुरक्षित फूड बैंक था। अच्छा, फूड बैंक। जी, अगर किसी दिन शिकार नहीं मिला तो भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। ये तो एक बहुत बड़ी सुरक्षा थी। इसी काल के कुछ और स्थल भी बहुत रोचक है। जी, मतलब गुजरात के लांगनाज से मृतकों को दफनाने के सबूत मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी काल में पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ इलाके में गंगा के मैदानों में मानव बसाव शुरू हुआ। बिल्कुल, दमदमा और मेहदहा जैसे स्थल। हाँ, वहाँ दमदमा नाम की जगह पर तो एक ही कब्र में 3 कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। जी, इन कब्रों की जो साक्ष्य है ना, वो मानव मनोविज्ञान में आए एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। वो कैसे? जब इन कब्रों की खुदाई की गई तो पाया गया कि मृतकों के साथ उनके औजार, उनके आभूषण और कुछ जानवरों की हड्डियां यानी खाने पीने की चीजें भी रखी गई थी। अब सोचिए, ऐसा क्यों किया जाएगा? पता नहीं। इसका स्पष्ट अर्थ है कि इंसान ने पहली बार मृत्यु के बाद के जीवन यानी आफ्टर लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। अच्छा, तो मतलब वो सफर की तैयारी कर रहे थे? बिल्कुल, जीवन अब केवल आज के खाने तक सीमित नहीं था। वे एक पारलौकिक दुनिया की कल्पना करने लगे थे। तो जानवरों के पीछे भागने से थककर और मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना करते हुए इंसान अब एक और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा था। जी, और यही हमारी कहानी का अगला पड़ाव है। मतलब नवपाषाण काल, जिसे हम कृषि क्रांति भी कहते हैं। ये तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। हाँ, इंसान ने हमेशा के लिए एक ही जगह बसने और खुद अपना भोजन उगाने का फैसला किया। इतिहासकार भी इसे सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। इंसान अब खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया था और इसी समय पहिए का आविष्कार हुआ और आग का भी बहुत व्यापक उपयोग शुरू हुआ। बिल्कुल, इस नवपाषाण क्रांति ने वास्तव में मानव सभ्यता का जो भूगोल और समाजशास्त्र था उसे हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे बदला? देखिए, जब कोई समुदाय खेती करता है ना, तो उससे बीज बोने से लेकर फसल के पकने और उसे काटने तक महीनों तक एक ही जमीन के टुकड़े के पास रहना पड़ता है। हाँ, फसल छोड़कर तो जा नहीं सकते। बिल्कुल, तो इस एक मजबूरी ने उनके खानाबदोश जीवन को पूरी तरह समाप्त कर दिया और दुनिया के पहले स्थायी गांवों को जन्म दिया। यहाँ
कुछ प्रमुख स्थल बहुत दिलचस्प कहानी कहते हैं, जैसे बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। जी। मेहरगढ़, हाँ, वहाँ मेहरगढ़ सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है। यहाँ दुनिया में कपास की खेती का पहला साक्ष्य मिलता है। और फिर उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा और मेहगढ़ा है, जहाँ दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर ना भूगोल की भूमिका समझना बहुत जरूरी है। अच्छा। देखिए, मेहरगढ़ का जो इलाका है वो सूखा जरूर है, लेकिन वो नदियों की उपजाऊ घाटी में है, जो कपास और गेहूं जैसी फसलों के लिए बहुत अनुकूल था। वहीं अगर आप कोल्डिहवा को देखें तो वो गंगा की घाटी के दलदली और अधिक बारिश वाले क्षेत्र में आता है। जी। इसलिए वहां के लोगों ने चावल उगाना शुरू किया, जिसके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो मतलब इंसान अब अपने स्थानीय पर्यावरण को पूरी तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख चुका था। बिल्कुल सही। और पर्यावरण से निपटने का सबसे बेहतरीन उदाहरण तो कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकराल में मिलता है। हाँ, पिट ड्वेलिंग्स। हाँ, यहाँ लोग गड्ढों वाले घर में रहते थे और वहाँ मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने के भी सबूत मिले हैं। ये गड्ढों वाले घर का कॉन्सेप्ट आखिर क्या था? कश्मीर की सर्दियां तो आज भी बहुत कठोर होती हैं, आप जानती हैं। बिल्कुल। तो पाषाण काल में जब इंसान के पास पक्की ईंटों के घर नहीं थे, तो उन जमती हुई बर्फीली हवाओं से बचने का सबसे अच्छा तरीका था जमीन के नीचे चले जाना। अच्छा। उन्होंने जमीन में गहरे गड्ढे खोदे, उन्हें अंदर से चिकना किया और ऊपर से घास फूस की एक मजबूत छत बना दी। तो क्या नीचे गर्मी होती थी? जी, जमीन के नीचे का तापमान बाहर की बर्फीली हवाओं की तुलना में कहीं ज्यादा गर्म और सुरक्षित होता था। वाह। इसके अलावा सुदूर पूर्व में असम के दावजाली हार्डिंग से जेडाइट पत्थर के औजार मिले हैं। और कहा जाता है कि ये जो पत्थर है वो स्थानीय नहीं है, बल्कि ये चीन और पूर्वी एशिया से आया था। जी। इसका मतलब है कि लोग हजारों किलोमीटर दूर तक व्यापार कर रहे थे। बिल्कुल, ट्रेड नेटवर्क बन रहे थे। लेकिन यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। देखिए, खेती ने इंसान को एक जगह बसा तो दिया, तकनीक भी आ गई, व्यापार भी शुरू हो गया। लेकिन क्या खेती ने इंसानों का जीवन सच में आसान और खुशहाल बनाया? या फिर इसने उन्हें जमीन, अतिरिक्त अनाज और संपत्ति के लालच की जंजीरों में बांध दिया? ये ना मानव विज्ञान का एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है। कैसे? देखिए, जब इंसान केवल शिकारी और संग्राहक था, तो समाज काफी हद तक समतामूलक था, यानी इगलिटेरियन। मतलब सब बराबर थे। हाँ, कोई बहुत अमीर या कोई बहुत गरीब नहीं था, क्योंकि भोजन को आप लंबे समय तक जमा करके तो रख नहीं सकते थे। हाँ, फ्रिज तो था नहीं। बिल्कुल, आप केवल उतना ही शिकार कर सकते थे जितना 1-2 दिन में खा सकें। लेकिन कृषि ने सरप्लस यानी अतिरिक्त अनाज पैदा किया। इस अतिरिक्त अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों की जरूरत पड़ी। अच्छा, मृदभांड। जी, और इसी जरूरत ने बर्तन बनाने वाले पहिए के आविष्कार को जन्म दिया। तो मतलब जो अनाज बच गया उसने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। बिल्कुल, इस अतिरिक्त अनाज ने एक बिल्कुल नई अवधारणा को जन्म दिया, और वो थी संपत्ति, प्रॉपर्टी। हाँ, जिसके पास ज्यादा उपजाऊ जमीन थी और ज्यादा अनाज जमा था, वो समाज में ज्यादा ताकतवर बन गया। यहीं से समाज में पहली बार वर्गों का विभाजन शुरू हुआ, अमीर और गरीब की खाई बननी शुरू हुई। अच्छा। जमीन पर कब्जा करने के लिए कबीलों के बीच युद्ध शुरू हो गए। तो खेती ने भोजन की सुरक्षा जरूर दी, लेकिन इसने असमानता और संपत्ति की होड़ के बीज भी बो दिए। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब जो पहिया और अनाज जीवन को गति दे रहे थे, वो ही धीरे धीरे समाज को वर्गों में बांट रहे थे। बिल्कुल। अब आते हैं हमारी कहानी के अंतिम हिस्से पर। जी। ताम्रपाषाण काल यानी चाल्कोलिथिक एज, धातुओं की शुरुआत। देखिए, पत्थर के औजारों की ना अपनी एक सीमा थी। वे टूट जाते थे और उन्हें अपनी मर्जी से कोई भी आकार देना बहुत मुश्किल था। हाँ, पत्थर को मोड़ तो सकते नहीं है। वही तो अंततः इंसान ने अपनी पहली धातु खोजी और वो थी तांबा यानी कॉपर। जी। और यहाँ से पत्थर और धातु का एक मिला जुला युग शुरू हुआ, जी, जिसे हम कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। इस काल की पहचान उनकी ग्रामीण बस्तियां और काले लाल रंग के मृदभांड हैं। कि धातु की खोज ना एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। तांबे की खासियत यह है कि इसे आग में पिघलाकर किसी भी सांचे में आसानी से ढाला जा सकता है।
आप इससे अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन या कोई भी बारीक औजार बना सकते हैं। लेकिन मैंने पढ़ा है कि तांबा बहुत नर्म धातु होता है, तो क्या इससे कोई मोटा पेड़ काटना या बड़े जानवर का शिकार करना संभव था? नहीं, तांबा भारी कामों के लिए उतना कारगर नहीं था। तो फिर? मैं इस पूरे काल को ना आधुनिक समय की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरह देखता हूँ। अच्छा, वो कैसे? जैसे आज हमारे पास हाइब्रिड कारें हैं ना, जो पेट्रोल और बैटरी दोनों से एक साथ चलती हैं। हाँ। वैसे ही ताम्रपाषाण काल के लोगों ने नई धातु यानी तांबे को तो अपना लिया, लेकिन अपने पुराने और भरोसेमंद पत्थर के माइक्रोलिथ्स का साथ नहीं छोड़ा। मतलब दोनों का साथ साथ इस्तेमाल हो रहा था? बिल्कुल, दोनों चीजें एक साथ चल रही थी। अगर हम इस समय की प्रमुख संस्कृतियों की बात करें तो राजस्थान की आहाड़ या बनास संस्कृति का नाम आता है। जी, आहाड़ संस्कृति। सुना है आहाड़ के पास तांबे की प्रचुर खदानें थीं और ये लोग अन्य बस्तियों को तांबा सप्लाई भी करते थे। हाँ, वो एक तरह के सप्लायर बन गए थे। और मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति अपने बेहतरीन मृदभांडों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल। जिसका नवदा टोली सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल था, जहां हर तरह के अनाज के साक्ष्य मिले हैं। और इसी के साथ ना महाराष्ट्र की जौरवे संस्कृति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, वहां क्या मिला? दाहिमाबाद इस संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था, जहां से कांसे के गेंडे, हाथी और रथ चलाते हुए इंसान की बहुत ही शानदार मूर्तियां मिली हैं। कांसे की मूर्तियां? जी, जिनका वजन कई कई किलो है। अरे वाह! और इसी संस्कृति के एक और स्थल इनाम गांव से हमें नवपाषाण काल में शुरू हुए वर्ग विभाजन के सबसे स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। वो कैसे पता चला? वहां की खुदाई में देखा गया कि कुछ घर बहुत बड़े थे, जिनमें कई सारे कमरे थे। तो मजे की बात यह है कि वे बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच स्थित थे, जबकि छोटे और जो गोल घर थे वो बस्ती के किनारों पर थे। तो इसका मतलब क्या है? ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक सामाजिक पदानुक्रम यानी सोशल हायरार्की पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। बस्ती के बीच में रहने वाले लोग शायद मुखिया या संभ्रांत वर्ग के रहे होंगे। लेकिन यहाँ ना एक बात मुझे बहुत हैरान करती है। क्या? जब हम इनाम गांव या नवदा टोली की बात कर रहे हैं, तो ये लोग अभी भी मिट्टी या फूस की झोपड़ियों में रह रहे थे, ग्रामीण जीवन जी रहे थे। क्या इसी समय के आसपास उत्तर पश्चिम भारत में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता अपने पूरे चरम पर नहीं थी? ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा डॉट्स कनेक्ट करने वाला पल है। आपने बिल्कुल सही कहा, है ना? जब भारत के मध्य और प्रायद्वीपीय हिस्सों में ये आहाड़ मालवा और जो जोरवे जैसी ताम्रपाषाण संस्कृतियां ग्रामीण जीवन जी रही थीं, जी, पत्थरों और तांबे के मिश्रित औजार इस्तेमाल कर रही थीं। ठीक। उसी समय उत्तर पश्चिम भारत यानी जो सिंध और पंजाब के इलाके हैं, हाँ। वहां हड़प्पा सभ्यता एक पूरी तरह विकसित शहरी सभ्यता बन चुकी थी। मतलब ये तो गजब है। यानी एक तरफ लोग पक्के ईंटों के बहुमंजिला घरों में रह रहे थे, उनके पास ढकी हुई नालियां थीं, एक लिपि थी जी। और वे कांसे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ लोग अभी भी पत्थर के औजारों से जमीन खोद रहे थे। मतलब एक ही देश में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं चल रही थी। ठीक ऐसा ही था। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की विशाल भौगोलिक विविधता। देखिए, उत्तर पश्चिम की सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की उपजाऊ घाटियों ने इतनी तेजी से कृषि अधिशेष पैदा किया, सरप्लस, हाँ, कि वहां बड़े शहरों और व्यापारिक केंद्रों का निर्माण हो गया। अच्छा। दूसरी ओर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के जो अर्धशुष्क इलाके हैं, वहां भौगोलिक परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं थीं। इसलिए वहां विकास की गति थोड़ी धीमी रही और लोग ग्रामीण ढांचे में ही रहे। मतलब विकास कभी भी एक सीधी रेखा में या हर जगह एक समान गति से नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही अद्भुत और लंबी यात्रा रही। मतलब हमने शुरुआत की नर्मदा घाटी के हथनोरा और पल्लवरम के उस क्वार्ट्जाइट मैन से, जो बड़े पत्थरों से अपनी जान बचा रहा था। जी। फिर हमने देखा कि कैसे भीमबेटका की गुफाओं में उसने खाली दीवारों को अपना कैनवस बनाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो वार्निंग मैसेज छोड़े। बिल्कुल। जब आइस एज की बर्फ पिघली और जानवर छोटे हो गए, तो उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके माइक्रोलिथ्स का स्विस आर्मी नाइफ बना लिया और कुत्ते को अपना पहला दोस्त बनाया। जानवरों के पीछे भागने की जो थकान थी, उसने इंसान को मेहरगढ़ और बुर्जहोम में बसने पर मजबूर किया। पहिए और कृषि ने उसे भोजन तो दिया, लेकिन समाज को वर्गों में भी बांट दिया। बिल्कुल सही। और अंत में तांबे की खोज ने उसे एक ऐसे हाइब्रिड युग में ला खड़ा किया
जहां ग्रामीण और शहरी भारत का पहला बड़ा अंतर दिखाई देने लगा। इस पूरी विस्तृत चर्चा को समाप्त करते हुए ना, मैं एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगा जो हम सभी को अतीत से निकालकर सीधे हमारे भविष्य में ले जाता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, हमने आज देखा कि पाषाण काल से लेकर धातुओं की खोज तक हर युग किसी न किसी नई तकनीक से परिभाषित हुआ। चाहे वो पत्थर को छीलकर धारदार औजार बनाना हो, पहिए का गोल घूमना हो, खेती के तरीके हो या तांबे को पिघलाने की कला हो। बिल्कुल। हर एक तकनीक ने मानव समाज के सोचने के तरीके, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके पूरे अस्तित्व को जड़ से बदल कर रख दिया। आज हम जिस डिजिटल तकनीक, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के अभूतपूर्व युग में जी रहे हैं, क्या भविष्य के इतिहासकार जो आज से मान लीजिए 10,000 साल बाद हमारी खुदाई करेंगे, वे हमारे इस दौर को मानव इतिहास का एक नया पाषाण काल यानी एक बिल्कुल नई शुरुआत मानेंगे? क्या बात है! क्या एआई हमारी सदी की वो कृषि क्रांति है जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया है? अतीत के पत्थरों को देखते हुए मुझे लगता है ये भविष्य के लिए सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। Thank you for watching. If you like this video, please like, subscribe and comment.